प्रकाशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा का नाम है पीएनएसटी, विषय है जीव विज्ञान, अध्याय 2 मानव प्रजनन। टॉपिक डी में हम पढ़ेंगे युग्मक जनन, जिसके अंतर्गत अण्डजनन है। इसमें अंडों के प्रकार, अण्डजनन की प्रक्रिया और अण्डजनन के दौरान जो जो संरचनाएं बनती है उनसे संबंधित प्रश्न पूछा है। जैसे कि आपके सामने जीनटेस्टिन पीएनएसटी 2012 का ये सवाल है। मेढक के अंडाणु इस प्रकार के होते हैं: सूक्ष्मपित्त, मध्यपित्त, अपित्त, अतिपित्त। इसके बाद का सवाल देखिए। जीनटेस्टिन पीएनएसटी 2015 में सवाल पूछा है, एम्फीबिया में अंडा निम्न प्रकार का होता है: मीजोलेसितल, मैक्रोलेसितल, माइक्रोलेसितल, सेंट्रोलेसितल। तो एम्फीबिया को लेकर के दो सवाल आ चुके हैं अंडों के प्रकार पे। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम अंडों के प्रकार के बारे में देख लेते हैं कि कितने प्रकार होते हैं। खासकर आप क्या रखिए, अंडों के प्रकार के नाम और किन में पाया जाता है। जो अंडों के प्रकार हैं वो अंडे की साइज, अंडे में योग की मात्रा और किस तरह से वो फैला हुआ है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। पहला आइसोलेसितल, इसमें नाक के बराबर योग पाया जाता है और जो भी योग है वो पूरा को पूरा कोशिका में फैला हुआ रहता है। स्तनधारी और मानव, मैमल्स एंड ह्यूमंस में पाया जाता है। फिर आ रहा है मीजोलेसितल, इसमें मध्यम मात्रा में योग पाया जाता है और ये जो वेजिटेटिव पोल है उस तरफ देखने को मिलेगा, एनिमल पोल की तरफ नहीं। तो मध्यपित्त की या मीजोलेसितल ये उभयचर या एम्फीबिया और मछलियों में पाया जाता है। तीसरा प्रकार है टीलोलेसितल। तो टीलोलेसितल में आप देखेंगे कि यहाँ पर योग पूरी कोशिका में फैला हुआ है और जो केंद्रक है एनिमल पोल की तरफ है। टीलोलेसितल रेप्टिलिया मतलब सरीसृप और बर्ड मतलब पक्षी या चिड़िया, इनमें पाया जाता है, इनके अंडे में। फिर है मैक्रोलेसितल, बहुत मात्रा में यहाँ पर योग दिख रहा है, काफ़ी डार्क दिख रहा है यहाँ पर, ये भी पूरा फैला हुआ है और देखिए केंद्रक कहाँ पर है। तो मैक्रोलेसितल योग की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इंसेक्ट कीटों में और कुछ मोलस्क में पाया जाता है। फिर सेंट्रोलेसितल, यहाँ पर योग पूरा फैला हुआ है और केंद्र सेंटर में न्यूक्लियस है। ठीक है ना, हमने क्या देखा था कि यहाँ पर क्या आकार है अंड का, योग की मात्रा कितनी है और कहाँ कहाँ फैला हुआ, उसके आधार पर यहाँ पर, और साथ में पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक की स्थिति के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया। तो यहाँ केंद्रक बीचों बीच में, तो सेंट्रोलेसितल। फिर आ रहा है छठवां सेंट्रोलेसितल न्यूक्लिएटेड, इसी के जैसा है लेकिन इसमें केंद्रक में जो रहता है वो इलोंगेटेड है, इतना अंतर आ जाएगा। रोटिफर और सम प्लेटफॉर्म में पाया जाएगा। और जो सेंट्रोलेसितल है इकाइनोडर्म और एनेलिड में पाया जाता है। फिर है पेरिलेसितल, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो केंद्रक के नाभिक है इस पेरीफेरी पे, पृष्ठ पे पाया जा रहा है। और पॉलीन्यूक्लिएट में देखेंगे आप, ये पूरा का पूरा पेरीफेरी जो है, सतह है, वहाँ पर ढेर सारे पॉलीन्यूक्लिएटेड एग पाए जा रहे हैं, कुछ कीट में है। और पेरिलेसितल जो रहता है मोलस्क और एकाइनोडर्म में पाए जाते हैं। तो नाम याद रखिएगा, कितनी मात्रा है योग की, कहाँ कहाँ फैला हुआ है और किन में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। अभी तक मेसोलेसितल को लेकर के 2 प्रश्न आए, आगे चलकर मैमल्स को लेकर के भी आ सकता है। यहाँ पे हिंदी में है लेसिथल, हिंदी में लेसिथल नाम आ गया इसका, अल्प लेसिथल आ गया, मध्यम लेसिथल आ गया, अधिक लेसिथल आ गया, केंद्रीय संवितरित अंड, केंद्र नाभिक अंड, पृष्ठीय नाभिक अंड और बहुनाभिक अंड। तो सारे नाम याद रखिए और किन में पाया जाता है उसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पहला सवाल है, मेंढक के अंडाणु इस प्रकार के होते हैं: सूक्ष्मपित्त की, मध्यपित्त की, अपित्त की, अतिपित्त की। तो आपका आंसर क्या है, मध्यपित्त की। इसके बाद का सेकंड सवाल में क्या पूछा, एम्फीबिया, एम्फीबिया में अंडा निम्न प्रकार का होता है: मीजोलेसितल, मैक्रोलेसितल, माइक्रोलेसितल, सेंट्रोलेसितल। तो आंसर क्या जाएगा आपका, मीजोलेसितल। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पूछा है जीएनटेस्टी पीएनएसटी जीएनटेस्टी एंड पीएनएसटी 2015 में सवाल पूछा है, अंडाशय की आंतरिक सतह होती है। तो पहले आप अंडाशय का डायग्राम देख लीजिए, ये अंडाशय का डायग्राम दिया हुआ है पूरा, और यहाँ पर जर्मिनल उपकला या अधिसीरीय उपकला या आधारी उपकला, ये जो इधर की सतह रहती है आंतरिक सतह, ये जर्मिनल उपकला या जनन उपकला से बनी हुई रहती है। तो ये आपका आंसर है।
कि अंडाशय की आंतरिक सतह होती है ग्रंथिमय, संवेदी, पचमाभी, जनन। तो क्या होगा? जनन उपकला, जिससे अंड का निर्माण होगा, अंड में परिवर्तित होगा। ग्रंथि में उपकला की बात करें तो ये ग्रंथि में पाई जाती है और स्राव का कार्य करती है। संवेदी की बात किया जाए तो ये संवेदी अंगों में पाई जाती है, संवेदी जानकारी प्राप्त करने का कार्य करती है। पचमाभी की बात किया जाए तो ये श्वास नाली, फैलोपियन ट्यूब जैसे अंगों में पाई जाती है, इसमें छोटे बाल जैसे संरचनाएं होती है और पदार्थों को स्थानांतरित करने में मदद करती हैं। ये 3 सवाल हो गए। नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल पूछा है जीएनटीएसटी एनपीएनएसटी 2016 के फर्स्ट लॉट में 100 प्राथमिक अंडक कोशिकाओं से बनने वाले अंडाणुओं की संख्या होती है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें अंड जनन के बारे में अच्छे समझना पड़ेगा, प्रक्रिया के, तभी ठीक से बन पाएगा। जब ये निश्चित हो जाता है कि जो गर्भ में बच्चा है वो लड़की होगी या लड़का, तो जैसे क्लियर हो जाता है कि लड़की है तो उनके अंदर जो अंडाशय रहते हैं उसमें गुणन प्रवस्था या अवस्था चालू हो जाती है और इसमें जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जो उपकला कोशिकाएं थी, उपकला ऊतक थी, ये पूरा उपकला ऊतक आधारित संरचना है। इसमें जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल हैं, आदिम लैंगिक कोशिकाएं रहती हैं, इसमें विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है। तो आदिम लैंगिक कोशिकाएं माइटोसिस या समसूत्री द्वारा विभाजित होकर अंडजनक कोशिकाएं बनाती हैं। ढेर सारी प्राइमोर्डियल जर्म सेल बनाएंगी। अंडजनक जो कोशिकाएं रहती हैं वो द्विगुणित रहती हैं। तो जो अंडजनक कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा बढ़ती हैं और प्राथमिक अंडाणु बनाती हैं। ये मिलियन की संख्या में रहती है गर्भ में, अंडाशय के अंदर, ठीक है ना। फिर आती है वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था में यह होता है कि जो प्रथम अंडाणु हैं, ये प्राइमरी oocyte जो हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश करने के लिए डाइकाइनेसिस अवस्था में पहुंच जाता है। जैसे कि मियोटिक फर्स्ट, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्यूटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये 5 अवस्थाएं होती है। तो डाइकाइनेसिस 5 ही अवस्था में जाकर के रुक जाती है। तो वृद्धि अवस्था यहाँ पर रुक जाएंगी। जब जन्म हो जाता है और यौवन आरंभ के पहले तक, जब तक पीरियड्स नहीं आते हैं, उस समय तक इस अवस्था में जाकर के पूरे के पूरे प्राइमरी oocyte रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेगा। अब जैसे ही परिपक्वता अवस्था आती है, मतलब यौवन उपरांत पीरियड आना शुरू हो जाते हैं। पीरियड क्यों आते हैं हम आगे देखेंगे। तो उस दौरान यहाँ पर विभाजन होना शुरू होगा उसके आगे। तो जो प्राइमरी oocyte, प्राथमिक अंडाणु हैं, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, उससे एक द्वितीयक oocyte बनता है और ध्रुवीय पिंड बनता है। तो असमान विभाजन हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। ये मियोटिक फर्स्ट हुआ। इस अवस्था में अंडोत्सर्ग हो जाता है। अब इसको पूरा डायग्राम में देखते हैं। जो प्राइमरी फॉलिक्यूल है, ये वाला प्राथमिक अंडाणु, ये पीरियड आने के पहले तक डाइकाइनेसिस अवस्था में आकर के रुक गया। अब जैसे पीरियड जिस समय आता है, ठीक है ना, तो उस समय आगे का विभाजन हो रहा है। तो जो प्राथमिक कोशिका, द्वितीय कोशिका, द्वितीय कोशिका परिपक्व कोशिका में परिवर्तित हो जाता है और इस दौरान यहाँ पर ये मियोटिक फर्स्ट हो जाता है। तो एक द्वितीय oocyte बन जाता है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है ना, और पोलर बॉडी बनता है। इसके बाद अंडोत्सर्ग होता है, तो ये द्वितीय oocyte जो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, ये वाली अवस्था है। और जब निषेचन होता है तब फिर इसमें द्वितीयक अर्धसूत्री 2 होता है और उसमें फिर ये परिपक्व अंडाणु अलग हो जाता है, जो निषेचित हो जाता है और द्वितीयक ध्रुवीय पिंड बन जाता है। इस तरह से देखेंगे तो आप एक प्राथमिक जो oocyte से एक ही परिपक्व अंडाणु बन रहे हैं। तो जैसे कि सवाल है यहाँ पर आप देख रहे हैं 100 प्राथमिक अंडक कोशिकाओं से बनने वाले अंडाणु की संख्या कितनी होगी, तो 100 से 100 ही बनेगी, ठीक है ना। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। पीएनएसटी 2020 के तीसरे स्लॉट में शुक्राणु जनन और oogenesis के बीच या अंड जनन के बीच समानता के रूप में किसके बारे में सोचा जा सकता है। तो शुक्राणु जनन और अंड जनन में समानता क्या है। ऑप्शन देखते हैं। दोनों अर्धसूत्री विभाजन शामिल है, ये तो सही है, लेकिन समसूत्रण नहीं है। भाई समसूत्रण भी होता है, तो ये आपका आंसर गलत हो गया, आधा सही है ये। वे दोनों एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं, गलत है।
देखा जाए तो नियंत्रण जो होता है एफएसएच और एलएच के द्वारा होता है, तो ये भी गलत हो गया। और एस्ट्रोजन मादा में मिल जाता है, नर में नहीं मिलता। वे दोनों अर्धसूत्रीय विभाजन के प्रत्येक भाग के लिए 4 युग्मक बनाते हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा 100 प्राइमरी oocyte से 100 सेकेंडरी oocyte या अंडक बनते हैं, तो 1 से 4 तो नहीं बन रहा। अंड जनन में 1 से 1 बन रहा, शुक्राणु जनन में 1 से 4 बन रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। फिर डी वाला, वे दोनों समसूत्रण और सूत्र विभाजन और कोशिका विभेदन शामिल करते हैं। ये आंसर बिल्कुल सही है, डी वाला। तो आपका आंसर क्या रहेगा? डी। तो आप देख रहे हैं प्रक्रिया पर भी सवाल पूछा है। फिर क्वेश्चन आ रहा है पीएनएसटी 2020 के फोर्थ स्लॉट में, द्वितीयक अंडक इसके चारों ओर एक नई झिल्ली बनाती है जिसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ओथिका, जोना रेडिटा, जोना पेलिसोटा, कोरोना रेडिटा। तब इसके लिए डायग्राम देखना पड़ेगा। उसके पहले आप फिर से ये डायग्राम देखिए कि जैसे कि हमने बात किया था कि प्राथमिक कोपिका या प्राइमरी फॉलिकल, द्वितीय कोपिका सेकेंडरी फॉलिकल बदला, फिर परिपक्व कोपिका ये बन गया, और जिसमें यहाँ पर द्वितीयक oocyte बन गया जो कि बाहर निकला। तब इसकी बात हो रही इस संरचना की, ठीक है ना। अब इसका संरचना देखिए, यहाँ पे ये द्वितीयक oocyte है, मानव मादा का अंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली है इसके बाहर की ये जो कोशिकाएं हैं इसे कहते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है ना। प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की जो ये संरचना मिलेगी क्या कहलाएगी? जोना पेलुसिडा। ये वाली है जोना पेलुसिडा, पारदर्शी पट्टिका, पारदर्शी आवरण। इसके बाद का जो भाग है वो कहलाता है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली के बाहर जो संरचना मिलेगी वो क्या कहलाएगी? जोना पेलुसिडा। और उसके बाद जो मिलेगी कोरोना रेडिएटा। ये दोनों संरचना ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3-4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं सवाल क्या पूछा। द्वितीयक अंडक, अंडक या oocyte के अंडक इसके चारों ओर एक नई झिल्ली बनाता है जिसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? जोना पेलुसिडा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अंडाशय में परिपक्व तृतीय कूप में द्रव से भरी गुहा को खालिस्तान कहा जाता है। और फिर आइए अंड जनन में। तो यहाँ पर आप इस संरचना में देखेंगे कि ये जो गुहा है इसको कहते हैं एंट्रम। द्रव से भरी गुहा एंट्रम कहलाती है, ये वाला हिस्सा। यहाँ पे संरचना देख लीजिए, ये पूरा हिस्सा जो रहता है ये वाला क्या कहलाता है? एंट्रम। ये पूरा कहाँ पर है? ग्राफिन फॉलिकल इस जगह पर है, ये हिस्सा कहलाता है एंट्रम। द्रव से भरी गुहा एंट्रम कहलाती है। तो अंडाशय में परिपक्व तृतीय कूपक में द्रव से भरी गुहा को खालिस्तान कहा जाता है। तो आंसर क्या जाएगा? एंट्रम कहा जाता है, हिंदी में गह्वर। नेक्स्ट सवाल देखिए, पीएनएसटी 2021 का पेपर हुआ था 19 अक्टूबर 2022 और इसका फर्स्ट लॉट का क्वेश्चन है, परिपक्व मादा युग्म बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? टॉपिक है हमारा अंडजनन, ओजेनेसिस, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है पीएनएसटी 2022 7 जुलाई 2023 के सेकंड स्लॉट का क्वेश्चन है, स्तनधारियों में ग्राफिन कूप द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होता है। पारदर्शी क्षेत्र, बाहरी थीका, आंतरिक थीका, कोरोना रेडिटा। तो इसका आंसर रहेगा आंतरिक थीका। स्पष्टीकरण देखते हैं। ग्राफिन कूप अंडाशय में मौजूद एक परिपक्व कूप होता है जो अंडे को रिलीज करने के लिए तैयार होता है। इस कूप में 2 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक होती है ग्रेनुलोसा कोशिकाएं और दूसरी होती है थीका कोशिकाएं। जो ग्रेनुलोसा कोशिकाएं होती है ये कोशिकाएं एस्ट्रोजन संश्लेषण में शामिल होती है लेकिन वे सीधे एस्ट्रोजन का स्त्राव नहीं करती। थीका कोशिकाएं, ये कोशिकाएं विशेष रूप से आंतरिक थीका, थीका इंटरना, एस्ट्रोजन संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइमों से भरपूर होती है और कोलेस्ट्रॉल को एस्ट्रोजन में बदलने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थोड़ा इस थीका के बारे में हम देख लें। आप ये संरचना देखें, ग्राफिन फॉलिक्यूल है, ठीक है ना। ये तो द्वितीयक oocyte हो गया, इसमें जोना पेलुसिटा हो गया,
फिर इसके बाद जब बाहर निकलता है ना, जब ये बाहर निकलेगा तो फिर रेडिटा आ जाता है, ठीक है ना। अब ये जो ग्राफन फॉलिक्यूल है, इसके बाहर आप देख रहे हैं थीका इंटरना, और उसके बाहर क्या दिख रहा है, थीका एक्सटर्ना। थीका लेयर ये दोनों आ गए, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। और यहाँ पर ग्रेनुलोसा सेल्स, इसकी भी बात हो रही थी, तो आंसर हमारा थीका था। तो ये संरचना कहाँ पर होती है वो भी ध्यान रखना है आपको। तो जो थीका कोशिकाएं रहती है यही एस्ट्रोजन का स्राव करती हैं। नेक्स्ट है पीएनएसटी 2022 7 जुलाई 2023 का सेकंड स्लॉट का क्वेश्चन है। स्तनधारी अंडे में खालिस्तान होती है, जर्दी की छोटी मात्रा, जर्दी की बड़ी मात्रा, जर्दी की मध्यम मात्रा, जर्दी बिल्कुल नहीं। तो जर्दी की छोटी सी मात्रा। हमने अंड के प्रकार देखे थे, हमने डिस्कस भी किया था कि हो सकता है स्तनधारी में सवाल पूछे, और यहाँ पे देखिए सवाल पूछ लिया 2022 में। अंडे, स्तनधारी अंडे में खालिस्तान होती है, तो क्या आंसर है, जर्दी की छोटी मात्रा। नेक्स्ट सवाल है आपके पास पीएनएसटी 2022 7 जुलाई 2023 का सेकंड स्लॉट क्वेश्चन है। स्तनधारियों के अंडे की प्राथमिक अंडाणु झिल्ली कहलाती है, तो आंसर क्या है, जोना पेलुसिडा। डायग्राम फिर से देख लीजिए। जो प्राथमिक झिल्ली क्या कहला रही है, जोना पेलुसिडा। ये आ गया अंड पूरा, ये जो झिल्ली आ गई ये आ जाएगी प्लाज्मा झिल्ली, इससे जुड़ी जो कोशिका है ये क्या कहलाएगी, जोना पेलुसिडा। ये लाइन आ गया जोना पेलुसिडा, पारदर्शी आवरण, और उसके बाद क्या, कोरोना रेडिटा। तो डायग्राम ध्यान रखिएगा, रिपीट किया क्वेश्चन और भी रिपीट होगा। तो स्तनधारियों के अंडे की प्राथमिक अंडाणु झिल्ली, आंसर आ जाएगा जोना पेलुसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पीएनएसटी एंड जेनू टेस्टी 10 सितंबर 2024 का पहला स्लॉट क्वेश्चन है। ग्राफेन फॉलिक्यूल में मौजूद केविटी खालिस्तान है, आर्केंट्रॉन, आर्केंट्रॉन और एमनिटी दोनों, एमनिटी केविटी, एंट्रम। तो क्या आंसर आ जाएगा, एंट्रम। ग्राफेन फॉलिक्यूल, डायग्राम में देखते हैं। इसकी बात हो रही है, ये ग्राफेन फॉलिक्यूल है, ग्राफेन कूप, तृतीय कूप ग्राफेन कूप कहलाता है। और इसमें क्या पाया जाता है, ये द्रव से भरी गुहा, एंट्रम। आंसर आ जाएगा एंट्रम। ये जो तीन हिस्से हैं, जब भ्रूण बनेगा तब काम आएगा, वहाँ पर हम देखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एंट्रम। नेक्स्ट सवाल है पीएनएसटी एंड जेएनएम टेस्टी 10 सितंबर 2024 का फर्स्ट लोड क्वेश्चन है। रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर में ओव्यूलेशन या अंडजनन के लिए आवश्यक है, दिए गए विकल्प में से कोई नहीं, पर्याप्त भोजन, संभोग, पर्याप्त ऑक्सीजन। तो आंसर क्या रहेगा, संभोग। इसको डिटेल करते हैं। रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर में वे जानवर हैं जिनमें ओव्यूलेशन संभोग के माध्यम से होने वाली उत्तेजना से प्रेरित होता है। इसका मतलब है कि उनके अंडाशय से अंडे को छोड़ने के लिए संभोग होना जरूरी है। यह मनुष्य में सहज ओव्यूलेशन से अलग है, जहाँ ओव्यूलेशन एक नियमित मासिक चक्र का हिस्सा होता है। तो ये 2024 सेकेंड लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा, रिपीट भी कर सकता है। नेक्स्ट है पीएनएसटी यूनिवर्सिटी 10 सितंबर 2024 का सेकंड स्लॉट क्वेश्चन। स्तनधारियों के अंडे की प्राथमिक अंडाणु झिल्ली कहलाती है, कोरोना रेडिटा, कोरियन, दोनों कोरियन और कोरोना रेडिटा, जोना पेलिसुडा। ये आपका आंसर क्या है, जोना पेलिसुडा। देखिए फिर रिपीट कर दिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंट्रम खालिस्तान की गुहा है, गेस्टुला ब्लास्टुला, गेस्टुला ब्लास्टुला, ग्राफेन फॉलिक्यूल। तो आपका आंसर क्या है, ग्राफेन फॉलिक्यूल। ये भ्रूणी विकास से संबंधित रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर है ग्राफेन फॉलिक्यूल है। ये भी रिपीट किया, 3 बार हो चुके हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए पीएनएसटी एंड जेएनएम टेस्टिस 12 सितंबर 2024 सेकंड स्लॉट क्वेश्चन है। अंडाणु के ठीक आसपास लेकिन जोना पेलिसुडा के बाहर कोशिकाओं की परत को खालिस्तान कहा जाता है, कोरोना रेडिटा, झिल्ली, ग्रेनुलोसा, थीका इंटरना, जर्मन एपिथेलियम। तो आंसर क्या जाएगा, कोरोना रेडिटा। फिर हम डायग्राम देख लेते हैं। इस संरचना में देखिए जोना पेलिसुडा हो गया, और उसके बाद क्या है, कोरोना रेडिएटा। डायग्राम अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर भी डायग्राम दे दिया, जोना पेलिसुडा के बाहर
कोरोना रेडिटा। इस तरह से आपने देखे इस टॉपिक से 16 प्रकार के प्रश्न 16 प्रश्न पूछा गया है, जिसमें अंड के प्रकार से संबंधित 3 प्रश्न पूछ लिए हैं, जो अंडजन की प्रक्रिया है उससे भी सवाल पूछा है, और जो जो संरचनाएं बन रही है उनसे भी पूछा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।